शुरुआत, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक, अर्थात आपने राजस्थान एग्जाम मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही तुक्के से जो है वो आपके सामने वीडियो आ गया है, क्लास आ गई है और आप देख रहे हैं, तो इस परिवार के सदस्य बनकर आप हमेशा इसकी सदस्य बन जाएं और आने वाले सारे सेशन देख पाएं। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे आप रोज सेशन देख पाओगे। ये क्वेश्चन जो आपका है कि मैं ग्रेड की तैयारी करूं कि रीड की तैयारी करूं, इस पे भी हमने एक अलग से सेशन बना रखा है। आरबीएससी पढ़ूं कि एनसीईआरटी पढ़ूं, इस पे भी हमने अलग से सेशन बना रखा है। यूनिट 4 मानव विकास में हम कल जो है वो कितनी चर्चा कर चुके थे, वहां से आगे की शुरुआत करेंगे। यहां थे हम विकास के मूलभूत सिद्धांत, इतना हम पहले कर चुके हैं और आज हम विकास के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, विकास के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस पे जो है वो आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आ जाओ सारे बच्चे और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। पहला जो सिद्धांत है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। पहला जो सिद्धांत आ रहा है, गायत्री जी, गीतांजलि जी, मोनिका जी, चिंटू जी, अनिल भाटी जी, मनीष कुमार शर्मा जी, पहला जो सिद्धांत आ रहा है वो आ रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। कई बार दो प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सतत का अर्थ क्या है। तो सतत का अर्थ है लगातार। तो विकास क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, अर्थात विकास भैया तब से शुरू हो जाता है जिस दिन हम अपने माता के गर्भ में जाते हैं, अर्थात माता के गर्भ से ही विकास की शुरुआत हो जाती है और मृत्यु की सैया यानी जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब तक विकास जो है वो चलता रहता है। तो विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास की यह गति कभी तीव्र तो कभी धीमी होती है। उदाहरण के लिए प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है। परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती अवश्य रहती है। परिवर्तन में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं आता है, यानी व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं आता है। आप जब छोटे थे, मैं जब छोटा था, तो हम सोचते थे कि कब बड़े होंगे, कब 5वीं कक्षा पास करेंगे, कब 6ठी करेंगे, कब 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करेंगे, कब 12वीं पास करेंगे, है ना। हम सोचते थे ना कि भगवान में कद बड़ा हो सया। लेकिन देख लो, याद करो बचपन को, अपने बचपन को याद करो और एक एक दिन, एक एक पल लगा जरूर है हमें, लेकिन आज एक बहुत लगभग आधी जिंदगी जो है वो हमने निकाल दी है। हो गया हूं वैसे 30+ का, आधी जिंदगी निकाल दी। और कभी भी ऐसे, कभी जब बैठे कभी विचार करते हैं, जैसे कल की सी बात लगती है, तब हम पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज में थे, ऐसे लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी देख लो, आधी जिंदगी चली गई है। तो क्या कहा है? विकास जो है वो, विकास जो है निरंतर चलता है ना। देखो विकास की गति कैसी होती है, इसको अगर आप ग्राफ के जरिए समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। जैसे शेषव अवस्था में जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है,
ये शेष अवस्था हो गई। शेष अवस्था में बहुत तेजी से विकास होता है, फिर जो है बाल्यावस्था में जो है धीमे हो जाता है, गति कम हो जाती है। बाल्यावस्था, फिर जो किशोरावस्था में फिर से गति पकड़ती है। तो इसकी जो दर है वो धीरे या कम, या गति जो इसकी है वो धीरे या तेज होती जाती है, बट विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती है। ये स्किनर क्या कहते हैं कि विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप रात को सो और सुबह आप 10 वर्ष से 11 साल हो जाओ, 10 वर्ष की जगह 11 साल के हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है कि रात को सोएं तब आपके मुख में एक दांत भी ना हो और सुबह आपके मुख में बहुत सारे दांत हो। यानी इस शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो एकाएक नहीं होते हैं, अचानक से नहीं होते हैं। इस शरीर के जो परिवर्तन है उसमें एक लंबा, एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, तब जाके हमारे शरीर में जो है वो परिवर्तन क्या है, होते हैं। जी देखिए, नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतलू होता है, कोई मोटू होता है। किसी की आंखें काली काली होती है, किसी की आंखें बिल्ली की जैसे ब्राउन ब्राउन होती है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। हर व्यक्ति का विकास अलग होता है, हर व्यक्ति की विकास की जो गति है वो अलग होती है। तो क्या कहा है, विकास व्यक्तिगत होता है। सभी व्यक्तियों का विकास उनके अपने तरीके से होता है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की गति भिन्न होती है। यदि हम 6 वर्ष के बालक को देखें तो उसके शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक तथा विकासीय पक्षों में बहुत भिन्नता होती है। डगलस एवं हॉलैंड ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। एक माता पिता की अगर एक माता पिता के 2 जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें भी विकास की गति में भिन्नता होती है। कोई क्रोधी प्रकृति का होता है, कोई चॉकलेटी प्रकृति का होता है, कोई प्यारा होता है, यानी हर बालक जो है वो अपने आप में अलग होता है, अपने आप में अलग होता है। कोई बालक ऐसा होता है जो किसी बात को एक बार में ही सीख लेता है। कोई बालक मेरे जैसा होता है जिसको 10 बार समझाएं तो भी समझ में नहीं आता है। तो हर व्यक्ति की, हर बालक की, हर इंसान की अपनी एक गति होती है सीखने की, जो सबको अलग करती है। यानी हर व्यक्ति का जो विकास है ना वो अलग होता है, व्यक्तिगत होता है। बट इसमें एक बात याद रखना कि विकास की गति में अंतर होता है, विकास के सिद्धांतों में अंतर नहीं होता है। विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो सब पर लागू होते हैं एक समान। जैसे कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा तो सिर से पैर की ओर हो और किसी का पैर से सिर की ओर हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धांत का एक ही होना, यानी विकास के सिद्धांत तो सब पे लागू होंगे, लेकिन विकास की गति और दर जो है वो अलग अलग हो सकती है। फिर देखिए, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। डेवलपमेंट फॉलोड एन ऑर्डर सीक्वेंस। यदि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता होती है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता होती है, परंतु सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास की कुछ निर्धारित प्रवृत्तियां बताई है, जिनमें निम्नलिखित प्रवृत्ति है। यानी गति तो भिन्न होती है बट क्रम जो है वो भिन्न नहीं होता है।
कर्म यही होता है कि बालक जन्म लेगा, और जो प्रोसेस है जन्म की वो भी सेम होगी। जन्म के बाद पहले महीने इतना विकास होगा, दूसरे महीने इतना होगा, फिर दांत आएंगे, बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा। ये सारा जो प्रक्रिया है, वो जो कर्म है सबका वो सेम है। कोई भी किसी भी व्यक्ति के ऐसा नहीं हो सकता कहीं कि व्यक्ति जो है वो सीधे ही बाल्यावस्था किशोरावस्था के शेषावस्था के सीधे शेषावस्था के बाद दूसरी अवस्था किशोरावस्था आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किशोरावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी। एक बार शेयर कर दो सारे, एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे। सिद्धांत क्या है देखिएगा, विकास के सुव्यवस्थित क्रम क्या है। पहला क्रम बताया है, पहला बताया है अपादीय, अर्थात विकास जो होता है वो सर से पांव की ओर होता है। ठीक है, विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पादी अर्थात पैर भाग की ओर जाता है। उदाहरण के लिए भ्रूण का सिर जो हो, भ्रूण का जो सर होता है वो बड़ा, भ्रूण का सर भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात सिर भाग शरीर के नीचे के भाग से पहले विकास करता है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है या जन्म लेने वाला है आपके रिश्तेदारों में कहीं पर भी, तो आप देखना जब बालक जन्म लेता है तो उसका सर का आकार और बाकी शरीर के आकार को अगर आप देखोगे तो ऐसे गोद लेते हैं ना बच्चे को, ऐसे लेते हैं गोद में, ऐसे ही तो लेते हैं। ऐसे लेंगे तो उसका सर तो एक हाथ पे आएगा और पूरा शरीर एक हाथ पे आएगा, यानी सर और शरीर एक हाथ पे, पूरा शरीर और एक हाथ में केवल सर आएगा। यानी सर का विकास पहले हो चुका है तो सर का आकार बड़ा है और बाकी शरीर का आकार अभी छोटा है। और जन्म के बाद भी जो विकास होता है वो सिर का विकास पहले होता है और बाकी शरीर का विकास जो है बाद में होता है। यानी हमारा जो विकास की जो दिशा है वो ऐसी है, सर से पैर की ओर। तो पहले विकास सिर का होता है, फिर पैरों का होता है, यानी पैरों की ओर चलता है, भीतर से बाहर की ओर। दूसरा जो रूल है विकास का वो क्या है, केंद्र बिंदु से, ये केंद्र है, और परिधि की ओर विकास होता है। केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। यानी ये इस भाग से देखो, अंगुलियों का विकास चाहे पैर की उंगलियां हो चाहे हाथ की उंगलियां हो, सबसे अंत में होता है ना? होता है कि नहीं होता? विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी भागों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए शिशु पहले पूरे कंधे और फिर कोहनी, तत्पश्चात कलाई और अंगुलियों का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर तथा बाद में किसी विशेष भाग जैसे अंगुलियों को काम में लेता है। गामक, बालक में गति का विकास भी एक कर्म, गामक का अर्थ होता है गति, तो गति का विकास भी कर्म से ही होता है। गति के कर्म बालक पहले बैठना सीखता है। गति का कर्म क्या है, पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलना सीखेगा, बाद में चलना शुरू करता है। हालांकि प्रत्येक बालक में इन कार्यों को करने में लगने वाला समय में भिन्नता हो सकती है। जैसे कोई बालक तो जो है वो 8 महीने का ही घुटने के बल चलने लगता है, कोई बालक 7 महीने का चलने लगता है, कोई बालक 10 महीने का चलने लगता है। यानी इसका जो समय होगा वो अंतर आ सकता है, समय में अंतर आ सकता है, बट कर्म यही रहेगा। एक छोटा सा निवेदन है, वैसे तो निवेदन नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन आप सब लोग जितने ज्यादा लाइक करेंगे सेशन को उतना ही ज्यादा अन्य बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाएगा। तो प्लीज सबसे निवेदन है कि जितने भी बच्चे इसको बाद में ऑफलाइन देखें वो सब बच्चे एक बार लाइक जरूर करें सेशन को। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर करें। पर कर्म हमेशा यही रहेगा। इसी प्रकार बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। भाषा का भी निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले भाषा में बालक क्या सीखता है, भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा में सबसे पहले बालक सुनता है, सुनने के बाद दूसरा क्रम आता है, बालक जो है वो सुनने के बाद क्या करता है, बोलता है।
फिर बालक जो है वो पढ़ता है, और फिर अंत में बालक जो है वो लिखना सीखता है। यही क्रम है क्या? नीचे कमेंट में लिख के बताना आप कि यही क्रम है, सही लिखा है मैंने। विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन। अंतः क्रिया का परिणाम है। अंतः क्रिया किस में होती है? एनवायरमेंट में प्लस आपके जो जेनेटिक गुण है उनमें। विकास व्यक्ति की वंशानुक्रम और उसके वातावरण की निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम स्वरूप होता है। व्यक्ति के विकास में न केवल आनुवंशिकी और न केवल वातावरण का योगदान होता है, वर्ण दोनों की अंतःक्रिया के कारण विकास होता है। इसकी पुष्टि स्किनर ने इन शब्दों के द्वारा की है कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। ये जो लाइन आपने पढ़ी है कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर होता है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी आज तक के सीटेट के इतिहास में, रीट के इतिहास में, एस टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, कोई भी टेट उठा के देख लो आप, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जहां वंशानुक्रम की इस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन ना आए कि विकास किसी भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कि विकास है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे आपको आपके माता पिता से कौन से गुण मिले हैं, प्लस आपको वातावरण कैसा मिला है, इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है? विकास होता है। समझ में आ रहा है? मुकेश राठौर जी कह रहे हैं कि सर हम करेंगे कमेंट और लाइक शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर करें आप ऐसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी बोलने के गुण मिले हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सारे जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अच्छा शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास अगर अच्छा हो रहा है तो मानसिक विकास अच्छा होगा, क्योंकि ये कहा गया है कि समस्त शरीर में ही समस्त मस्तिष्क निवास करता है। समस्त शरीर में ही समस्त मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा। जब अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक विकास होगा तो व्यक्ति सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, उसके संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, उसका नैतिक विकास भी अच्छा होगा, उसका चारित्रिक विकास भी अच्छा होगा। अब इसके विपरीत चलते हैं, आप किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ, वो ठिगना रह गया या लंबा हो गया या विकलांग हो गया, तो उसके मानसिक विकास पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता है तो वो सामाजिक विकास पर भी उसके बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से सारे जो विकास के पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर हैं। बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित होता है। यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। बालक के गामक विकास का धनात्मक प्रभाव उसके मानसिक विकास पर पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकास अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक भी है। तो बहुत सारे जो विकास है, अलग अलग टाइप के जो विकास है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। गैरिसन और अन्य क्या कहते हैं?
इन्होंने कहा कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। विकास एकीकृत रूप में होता है। विकास जो होता है वो एकीकृत रूप में होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत, छठा सिद्धांत क्या है कि विकास एकीकृत रूप से होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भाग को चलाना सीखता है। जैसे छोटा बालक जो होता है वो पहले पूरा हाथ हिलाना जानता है, फिर वो कोहनी मोड़ना सीखता है, फिर वो हाथ घुमाना और अंगुलियों पे नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर वो पूरे हाथ को एक साथ काम में ले सकता है ना, काम में ले सकता है। यही एकीकरण है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। इसके बाद कुप्पुस्वामी ने लिखा कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर की गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। विकास क्या होती है? एक संचयी प्रक्रिया होती है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय होता है। संचय क्या है? जैसे आज आप अगर गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, आज आपका सिलेक्शन होता है ग्रेड सेकंड में, ग्रेड फर्स्ट में, आरएस में या रीट में, तो क्या एक दिन में हो गया ये? भाई देखने वाले को तो लगेगा यार गवर्नमेंट नौकरी लगेगा, नहीं घना ही पीसा होगा, है ना। देखने वाले को तो ऐसा ही लगता है ना। लेकिन क्या एक दिन में आप गवर्नमेंट जॉब लग गए? नहीं लगे। आप एक लंबे समय से आप प्रयत्न कर रहे हैं। पहले आपने ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर तैयारी की, कई सालों तक तैयारी की आपने, और एक लंबी तैयारी के परिणाम स्वरूप बहुत सारी असफलताएं देखी आपने, बहुत सारी। एक सेकंड रुको। चलिए आगे चलते हैं। अब विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो जिस प्रकार एक दिन में इस शरीर का विकास नहीं हुआ है, एक दिन में हमें सफलता नहीं मिलती। एक छोटे छोटे कदमों से चलते हैं तब हम सफलता तक पहुंचते हैं। और इसी प्रकार एक एक दिन की छोटी छोटी परिवर्तन, जैसे हम देखते छोटे से बच्चे से, देखो आप, पहले बच्चा छोटा सा होता है, बिल्कुल इतना सा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे दांत आते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी अंगुली पकड़ना सीखता है, फिर वो अपने साथ चलना सीखता है, और एक दिन कटते कटते और हम इस सिचुएशन में पहुंचते हैं। यही बात यहाँ पर भी कही गई है। यही बात कही गई है कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हम दिखाई देते हैं वह कई परिवर्तनों का संचय है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचय प्रगति है। प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभव का संचय होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
हमेशा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखना ये बात। विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। जन्म के समय बालक के लिए संसार घोर भ्रमित होता है। शुरू में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। विकास सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप का दर्शन करता है। ऐसा थोड़ी है कि आपसे जब 5वीं क्लास में पूछा गया था, अरे बेटा बड़ोगे के बनसी, तो आपने ये थोड़ी कहा था कि मास्टर बनसी। नहीं कहा था ना, क्योंकि उस समय हम सामान्य चीजें सोचते थे। सर गुरुजी मैं नहीं 5वीं कक्षा में पास हो गए, मेरे पापा को साइकिल दिला सी मैंने, तो मेरा लक्ष्य साइकिल लेना है। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विकास हुआ, जैसे जैसे आपके विशिष्ट लक्ष्य हुए, तो इसी प्रकार विकास भी जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से, पहले हम सामान्य क्रियाएं सीखेंगे, पहले हम सामान्य चीजें सीखेंगे। जैसे गणित में आप पहले लाभ निकालना सीखते हो, फिर हानि निकालना सीखते हो। ब्याज के क्वेश्चन में पहले साधारण ब्याज निकालते हो, फिर चक्रवर्ती ब्याज पे जाते हो। ऐसे थोड़ी चक्रवर्ती ब्याज पहले सीखते हो, साधारण ब्याज बाद में सीखते हो। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कई बार माँ पिताजी दादा दादी कौन कह के रहेगा, ओ छोरो बड़ो हो गया नहीं जरूर की न की करोगो, है ना, आ छोरी बड़ी होगी की न की करेगी, है ना। कई बार हमारे माता पिता हमसे कह देते, बचपन के समय की बात है। और एक कहावत भी है आपने, पूत का पग तो पालने में दिख जाए, है ना, पूत का पग तो पालने में दिख जाए। अब ये कहावत है। तो आ सारी कहावतों के निष्कर्ष निकला है, और निष्कर्ष निकला है कि बालक के विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए बालक का शारीरिक विकास, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर यह बता सकते हैं कि उसका आगे का विकास किस प्रकार का होगा। बालक की इस समस्या की मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे हम उसके आगे के मानसिक विकास का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बालक बहुत ज्यादा बोलता है और झूठ भी बोलता है और चालाकी भी करता है, तो हम ये कह देते ना कि बेटा बढ़ोगे जरूर तो कोई नेता ही बनेगो। क्या बनेगो? नेता बनेगो, क्योंकि नेताओं का काम है चालाकी, झूठ बोलना और ज्यादा बोलना। बालक एवं बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है। देखो, लड़के और लड़कियों की गति अलग होती है। लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है लड़कों की तुलना में, लड़कों का विकास धीरे होता है ना, गति धीमे होती है। देखो, बालक और बालिकाओं की वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता होती है। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती है। लगभग 16 साल की आयु में बालिका जो है वो परिपक्व हो जाती है। पूर्व किशोरावस्था में बालिकाओं की लंबाई और वजन बालकों की तुलना में अधिक होता है, परंतु बालक किशोरावस्था की समाप्ति तक बालिकाओं से इनमें आगे निकल जाता है। ठीक है, तो बालक और बालिकाओं के विकास की जो गति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद देखिए क्या आता है, विकास लंबवत न होकर वर्तालुकार होता है। वर्तालुकार होता है, ठीक है, लाइनर नहीं होता है। बालक की एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं, ये गति हमारी परिवर्तित होती रहती है। जो विकास की गति है ये, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर कभी हम रुकते हैं, कभी पीछे हटते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे चलती है ये विकास की गति। स्थायी बनाते हुए वर्तालुकार आकृति की तरह आगे बढ़ते हैं। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति में आगे नहीं जाता, बल्कि उस अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता है। जैसे शेषवावस्था है, शेषवावस्था में बालक तेज गति से सीखता है, फिर बाल्यावस्था में धीरे हो जाता है। बाल्यावस्था में धीरे यानी उसकी गति कम हो जाती है, फिर किशोरावस्था में तेज हो जाता है ना। यही तो होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास की जो आरंभिक बुनियाद है, यानी कहते हैं ना कि अगर आपकी नींव मजबूत हो गई है तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, भवन अच्छा बनेगा, सेफ बनेगा। अगर नींव कमजोर रह गई तो फिर मामला गड़बड़ सकता है।
गड़बड़ा सकता है। तो विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें और व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आगे के वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। रोल ऑफ मैच्योर एंड लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी आपके विकास में मेच्योरिटी का एंड लर्निंग का अर्थात अधिगम का और परिपक्वता का दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। परिपक्वता और अधिगम ये दो अलग अलग शब्द हैं, इस पर चर्चा करेंगे। परिपक्वता और अधिगम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करती है। अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास द्वारा उसके स्वयं के द्वारा किया जाता है। पहले तो यह समझते हैं कि परिपक्वता क्या है। परिपक्वता अंग्रेजी के मैच्योर शब्द से बना हुआ है। तो परिपक्वता कैसे आती है? जैसे परिपक्वता स्वाभाविक है, परिपक्वता के लिए आपको कोई सीखना नहीं पड़ता है, परिपक्वता के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। परिपक्वता सामान्यतः क्या होती है? स्वाभाविक होती है, सार्वभौमिक होती है। जैसे जैसे हमारा शरीर का विकास होगा, जैसे जैसे हम लोगों के संपर्क में आएंगे, जैसे जैसे हम जो हो समाज से मिलेंगे, वैसे वैसे हम नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। और यहाँ सीखने से हमें हमारी समझ में क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। जनरली आपके घर वालों को या आपने अपने परिवार में कहते सुना होगा कि काबरिया सियाना हो गया, काबरिया सियाना हो गया। सियाणो होनो की है, सियाणो होनो ही परिपक्व होनो है, मैच्योर होनो है। जैसे एक और बात भी कही जाती है कि विदाम खाए अकल को नहीं आवे, ठोकर खाए आवे। तो ये जो ठोकर खा खा के आपने चीजें सीखी है, ये आपको सियाना कर देती है। जैसे छोटा बच्चा मिट्टी खाता है लेकिन बड़ा बच्चा नहीं खाता है। छोटा बच्चा जब खाना खाता है तो बिखरे देता है, लेकिन बड़ा बच्चा नहीं बिखेरता है। छोटा बच्चा ऐसे ही कचड़ी में, कदी कदी कच्चा में और कदी कदी नागो ही घूमते रहे, भागते रहे गलियांगे मैंने। आजकल शहरों में नहीं देखने को मिलता है। गांव में आप देखोगे ना तो 2-3 साल 4 साल तक के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, यानी 3 साल से पहले का बच्चा तो स्कूल जाता नहीं है, तो 3 साल से पहले का बच्चा घर में नंगा ही रहता है जनरली। ऊपर घर वाले कुर्तियों पिरा दे, नीचे नंगो, सुसु आओ तो नाले में करिए, भाग जाओ, टॉयलेट आओ टॉयलेट करिए, कोई टेंशन को नहीं मांगा, नागो घूमबो करे। लेकिन कोई 7-8 साल को बच्चों नागो घूम सकेगे? मान लो समाज ने उसको अनुमति भी दे दी कि तू नागो रह जा, लेकिन फिर भी वो नागो कौन रहे, क्योंकि उसको वो मैच्योर हो चुका, उसको पता चल गया है कि इज्जत नाम की कोई चीज होती है ना, इज्जत नाम की कोई चीज होती है। 2 साल के बच्चे को नहीं पता है बात, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। यही मैच्योरिटी है, यही मैच्योरिटी है। ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विकास की प्रत्येक अवस्था के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय जोखिम रहते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहे, ताकि उनसे बालक को बचाया जा सके। जैसे शैशवावस्था की अपनी समस्याएं हैं, बाल्यावस्था की है, भावात्मक है, सामाजिक है। बालक जैसे किशोरावस्था में तो सबसे ज्यादा समस्या होती है, बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बालक को ज्यादा आता है। तो इसी प्रकार हर अवस्था की अपनी क्या होती है? कुछ समस्याएं होती है, कुछ खतरे होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुसार ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रा में गुणों का विकास करती है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से? आइए इस पे चर्चा करते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा करते हैं। अरे बस
मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से तत्व हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं? देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों भर्तियां लगभग साथ साथ ही रहेगी। पहला है वंशानुक्रम। प्रत्येक मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ पैदा होता है। ये जन्मजात क्षमताएं अथवा गुण उसे गर्भ के समय उसके माता पिता व पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। इससे जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाने वाले गुणों को उनका वंशानुक्रम कहते हैं। देखो, जनरली दादा दादी नाना नानी, ठीक है, इससे तो आ गए पिता में, इससे आ गए माता में, फिर इन दोनों से किस में आएंगे? संतान में। तो वंशानुक्रम में दादा दादी नाना नानी पिता और माता इन सब का क्या होता है? योगदान होता है। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके दादा में थी, आपके नाना में, नानी में थी, या आपके पिता या माता में है, और ये विशिष्ट विशेषता होती है जो हम में पाई जाती है। देखिए, वातावरण मानव का वातावरण व भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं। मानव का वातावरण वे भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें वह जन्म लेता है और विकसित होता है। वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं पिछली बार जब ये सेशन करवा रहा था तब भी मैंने बताया था कि आपके अंदर जैसे एक लड़का है और उसके दादाजी जो थे वो बहुत अच्छे संगीतकार थे, बहुत अच्छा गीत गाते थे, और उस गीत का गुण जो है वो उस बालक में आ गया है, ठीक है, लेकिन उसके दादाजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, और उसके पिताजी को गीत गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कह रहे तू पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन, गीत नहीं गाना है तुझे। बच्चे के अंदर गुण क्या है? गीत गाने का है, जो जेनेटिक तौर पर उसके माता पिता दादा से मिला है, लेकिन पिता ये कह रहा है कि तू पढ़ के डॉक्टर बन। ये वातावरण है कि गुण को मिटा देता है वो। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम के साथ साथ। अगर मान लो पिता भी अच्छे संगीतकार होते, या पिता ये कह देते कि बेटा हाँ तू गीत गाना चाहता है, अच्छा गीत गाना चाहता है क्या तू, अच्छा गीत गाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे गीत की ट्रेनिंग देते हैं, गाने की क्या देते हैं, तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चे को अगर गाने की ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा एक अच्छा गायकार बन सकता है, अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है। बट अगर उसको ऐसा ना दिया जाए और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा ऐसा, तो फिर क्या होगा? फिर बालक जो है वो उसकी जो वातावरण है उसको विकसित नहीं होने देगा। उपयुक्त वातावरण के अभाव में जन्मजात शक्तियां अविकसित रह जाती है, चाहे वे शारीरिक शक्तियां हो अथवा मानसिक। मानव के विकास की गति तथा उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि भोजन है, शुद्ध वायु है, सूर्य का प्रकाश है, संस्कृति है, परिवार है, समाज व सामाजिक संबंध है, पालन पोषण आपका कैसे हुआ है, जीवन के अंदर घटनाएं जो घटी है, दुर्घटनाएं घटी है, ये सब आपके विकास को प्रभावित करती है। व्यक्ति का विकास उसके गर्भ काल से आरंभ हो जाता है, जो उसके गर्भ काल से आरंभ हो जाता है, जो उसके माता पिता द्वारा प्रदत्त वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, और जन्म के पश्चात समाज में मिला वातावरण उसको आगे का विकास निश्चित करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास व उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी मानव का विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया को इस मल्टीप्लाई के चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब कल हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम क्या होता है और वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं। इन पे हम कल करेंगे चर्चा। कब करेंगे? कल चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे इस सेशन का टाइम और बढ़ा देंगे हम। आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है मानव विकास,
ये बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, है ना। आज कितनी हो गई, 25 हो गई, यानी 1 से 2 दिन और लगेंगे, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर आगे के टॉपिक में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा बड़ा है। वैसे अगर आप चाहें तो मनोविज्ञान की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ये तो RBSc मनोविज्ञान है। अगर आप बेसिक मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारी प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप जो हो देख सकते हो। और RBSc की क्लास हमारी निरंतर चल ही रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 8:30 बजे फिर से करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए